नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे जमीनी स्तर पर कार्यरत जो छोटी-छोटी संस्थाएँ हैं, उनके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ अभी खास करके जब कोविड का स्थिति था और इस पीरियड में बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ बातचीत होती थी और सबको था कि अक्सर देखा गया है कि जब कोई आपदा आता है या महामारी आता है तो स्वयंसेवी संस्थाएँ नीचे ज़मीन पर जा कर के लोगों को मदद करने में लगी रहती हैं, काम करती हैं। इस बार थोड़ा इसमें बहुत कमी था, जो ऊपर कुछ संस्थाएँ थी जो इस पे कर रही थी, लेकिन बहुत सारी संस्थाएँ जो हैं वो संसाधन के अभाव में जो है वो मदद नहीं कर पा रही थी। सिर्फ़ कुछ जागरूकता के कार्यक्रम अलग-अलग तरीके से लोग चला रहे थे। बट पिछले बार जैसे महामारी आया था, पिछले दौरान में जिस तरीके से लोगों ने बढ़-चढ़ कर के हिस्सा लिया और लोगों के घरों में राशन पहुँचाना, माइग्रेंट वर्करों के बीच में राशन पहुँचाना और उनकी समस्याओं के लिए उनको रास्ते में हेल्प करना, उनको पहुँचाने में हेल्प करना, जिस तरीके से मदद हुआ था, उस तरीके से इस बार वो दिखाई नहीं दे रहा था। उसके पीछे बहुत सारे कारण थे और उन कारणों को समझने के लिए ही हम लोग आज थोड़ा मैं इस पे मुझे लगा कि इस पे बातचीत करना चाहिए और इसी फील्ड से जुड़ा हूँ, लंबे समय से काम कर रहा हूँ, तो बहुत सारी दिक्कतें जो ग्रास रूट से मैं उठ कर के ग्रास रूट पे ही काम करता रहा हूँ, तो मुझे जो समझ में आता है, उस पे हम आज थोड़ा अपने अनुभव के आधार पे ही चर्चा करेंगे। शैक्षिक संस्थाओं की जब बात होती है, तो उसको अलग-अलग तरीके से आते हैं, उसका कोई एक आइडेंटिफ़िकेशन नहीं है कि कोई एक पहचान हो। उसको एनजीओ बहुत सारे लोग एनजीओ बोलते हैं, सरकारी भाषा में भी एनजीओ बोला जाता है। बहुत सारे लोग उसको वॉलंटियर ऑर्गेनाइज़ेशन, शैक्षिक संस्थाएँ बोलते हैं, बहुत सारे उसको सिविल सोसाइटी के नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोग उसको अलाभकारी संस्था बोल कर के बात करते हैं। तो इसके अलग-अलग अलग-अलग पहचान है, अलग-अलग तरीके हैं, अलग-अलग रूप हैं और उसमें एक स्पेशल आइडेंटिफ़िकेशन ऐसा कुछ बनता नहीं है, तो जिसको जिस तरीके से उपयोग करने का मन होता है, वो उसके लिए स्वतंत्र है, इसीलिए स्वैच्छिक है शायद। स्वैच्छिक संस्थाओं का को जो कार्य करने का या उसके कार्य के हिसाब से जैसे विभिन्नता देखेंगे तो बहुत सारे जन संगठन हैं, जो स्वैच्छिक तरीके से काम करते हैं ज़मीनों पे। बहुत सारे ज़मीनी संगठन हैं, ज़मीनी संस्थाएँ हैं, वो काम करती हैं। संसाधन देने वाले संगठन हैं, जो लोगों को संस्थाओं को मदद करते हैं। बहुत सारे क्षमता वृद्धि के लिए काम करने वाले संगठन हैं, मानव अधिकार के संगठन हैं, सामाजिक कार्रवाई करने वाले संगठन हैं, स्वयं सहायता समूह है, नेटवर्क है, इस तरीके का मुद्दा आधारित नेटवर्क बहुत सारे हैं और इसके जब कानूनी पहलू के ऊपर जाकर के देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें फिर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के तहत का जो रजिस्ट्रेशन करा कर के काम करने वाले संस्थाएँ हैं, जिसमें स्वयं सहायता समूह, क्लब, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और बहुत सारे शासन के अंदर भी रजिस्टर्ड संस्थाएँ हैं जो इसमें काम कर रही हैं। तो इसके अलावा ट्रस्ट है, कंपनी एक्ट है, जिसमें संस्थाएँ रजिस्टर्ड होकर के और समाज सेवा का काम करती हैं। हमारे देश का इतिहास रहा है, पुराने समय में भी जब बना नहीं होगा तब भी अगर इतिहास को पढ़ते हैं तो वहाँ भी देखते हैं कि जब कोई आपत्ति या विपदा आती थी, तो ऐसे में स्वयंसेवी संस्थाएँ या समूह के लोग कुछ ऐसे लोग थे जो जा कर के और मदद करने का सेवाभावी रूप से मदद करने का काम करते थे। पुराने टाइम में भी धर्मशाला या इस तरीके की चीज़ होती थी तो मदद के लिए लोग आते थे। पहले बिना किसी सहयोग या लाभ का सेवा जैसे धर्मशाला, प्याऊ, कुआँ बना देना, तालाब बना देना, इस तरीके का बहुत सारा काम होता था। वो भी समाज सेवा ही है और बड़े पैमाने पे लोग करते थे। रोड किनारे फलदार वृक्ष लगाना और पीने के लिए राहगीरों के लिए पीने के लिए पानी की व्यवस्था, उसमें बाल्टी या अलग-अलग तरीके से, वो अभी भी चलता है। फिर बाद में जो सरकार कुछ वर्षों बाद सरकार को लगा होगा तो फिर उसने एक पंजीयन की प्रक्रिया शुरू की। उसमें सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट बनाया, कुछ ट्रस्ट एक्ट बनाया और अलग-अलग तरीके से पंजीयन करके रजिस्ट्रेशन कराने के बाद काम करने की बात थी। इसी बीच फिर जब कुछ बाहर से मदद आने शुरू हुए या लोगों को मदद मिलना शुरू हुआ तो फिर एफसीआरए कानून बीच में लाया गया और वो एक कानून के बंधन में बांधने का कोशिश किया। फिर लेखा-जोखा को नियंत्रण रखने के लिए इनकम टैक्स का कानून लाए। तो इस तरीके से बहुत सारा कानून सरकार लेके आए कि किस तरीके से स्वयंसेवी संस्था या शैक्षिक संस्थाओं बोले,
तो उनके ऊपर लगाम लगाया जाए, जबकि स्वैच्छिक संस्थाएं स्वतंत्र हैं और उनको स्वतंत्र होकर के काम करने देना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी की अलग अलग तरीके से अलग अलग सोचते हैं, लेकिन एक सीमित दायरे में रह करके काम कर सकते हैं। अब संस्थाओं का एक बड़ा इन सब में काम हो जाता है कि वो अपना बहुत सारा समय लीगल चीज़ों को ही पूरा करने में अपना समय लगा देते हैं। वो FCRA हो चाहे इनकम टैक्स हो चाहे अकाउंटिंग का है, बहुत सारा इसी रजिस्ट्रेशन में, इसके जमा करने में, इसमें बहुत सारा समय जाता है। बहुत सी संस्थाएं हैं जो मतलब इसको समझने का कोशिश करें तो जो ग्रास रूट की ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारी संस्थाएं जो अभी रन कर रही है, जिनको बहुत सारा दिक्कत नहीं है, तो ऐसे दोनों संस्थाओं को जब देखेंगे तो बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो इसको बहुत अध्ययन करके कि सारे लीगल चीज़ों का अध्ययन कर लेते हैं, फिर फंडिंग का अध्ययन कर लेते हैं, कहाँ से पैसा आएगा, किस तरीके से काम करेंगे, इस तरीके की जो संस्थाएं बनती हैं और उनको उनकी तैयारी बहुत जो अधिक अच्छी रहती है, तो वैसी संस्थाएं अपना प्रबंधन क्षमता को इतना सशक्त कर लेती हैं कि उनके लिए बहुत दिक्कत नहीं होता। वो अपना एस्टेब्लिशमेंट अपनी बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं और दानदाता संस्थाओं के साथ दानदाता संस्थाएं जो है वो ऐसे ही सशक्त संस्थाओं को ज़्यादा तलाश करती हैं जहाँ वो सारा काम कर सके। और इसी में बहुत सी संस्थाएं जो सीमित जानकारी, जो जिसकी बात हम आज करने वाले हैं कि ग्रास रूट लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनके पास बहुत सारा जानकारी होता नहीं। वो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को थोड़ा जान लेते हैं और फिर किसी तरीके से रजिस्ट्रेशन करा लिए, ज़्यादातर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराए और फिर किसी तरीके से अपने 2 गाँव, 4 गाँव, 10 गाँव, 20 गाँव में छोटे छोटे मुद्दे को लेकर के, वो चाहे बैठक हो, लोगों का संगठन बनाने का काम हो, लोगों के बच्चों को शिक्षा देने का काम हो, या फिर लोगों के मुद्दों को लेकर के, उनके जल जंगल जमीन बहुत सारे मुद्दे हैं उनसे जुड़े हुए, राशन के मुद्दे हैं, पेंशन योजना है, गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उसमें बहुत सारी योजनाएं नहीं मिल पाती, वो इन सारे चीज़ों को लेकर के वो उसमें काम करना शुरू करते हैं बिना संसाधनों के। उसमें वो कोई संसाधन नहीं लगता, लेकिन और उनके जितने नॉलेज होते हैं, वो जितना जानकारी होता है, उस जानकारी के हिसाब से काम करते हैं। फिर उनको किसी तरीके से पता चलता है कि कहीं अनुदान मिलता है, तो फिर वो अनुदान के लिए थोड़ा इधर उधर दौड़ना शुरू करते हैं, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, जिनसे जानकारी मिल सकता है। इस सब चीज़ों में बहुत समय लगता है और उतनी जानकारी भी नहीं मिल पाती, उतना क्षमता भी नहीं बोल पाता। अगर किसी सरकारी कार्यालय का पता चलता है कि हाँ फलाने गवर्नमेंट योजना में ये अनुदान मिल सकता है, तो गवर्नमेंट का फिर बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है कि आपका 3 साल संस्था पुराना होना चाहिए, 3 साल का अकाउंट होना चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए। तो ये सारी प्रक्रिया, अगर कोई नया संस्था बनाया है तो उसको वो 3 साल तक कैसे चलाएगा, किस तरीके से लेके जाएगा, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और बड़ी चुनौती होती है ग्रास रूट के लिए, जिसका कोई पीछे से बैक सपोर्ट नहीं होता। तो किस तरीके से आगे लेके जाएगा, किस तरीके से छोटा इस बीच में बहुत सारी संस्थाएं, जो बड़ी संस्थाएं होती हैं, वो छोटे संस्थाओं के बीच में आती हैं। कभी कुछ किसी को सर्वे का काम मिल गया, कभी किसी को कुछ जागरूकता वाला छोटा सा कैंपेन मिल गया, कुछ कभी कुछ मिल गया। तो इस तरीके का छोटा छोटा काम करके, जिससे शायद ही उस संस्था के किसी कमेटी या किसी स्टाफ का कोई बहुत बड़ा खर्च चल सके, तो छोटा छोटा ही काम करके वो किसी तरीके से अपने घर का खा करके, कहना चाहिए अपने घर का खा करके वो इन अभियानों को पूरा करता है। और जो संस्थाएं बाहर से बड़ी संस्थाएं आई रहती हैं, वो अपना अपना कैंपेन खत्म करती हैं और फिर धीरे धीरे चली जाती है। 3 साल पूरा करने के बाद फिर वो लीगल फॉर्मेलिटी में आता है, कैसे FCRA कराए, कैसे इनकम टैक्स कराए। और उसके बीच में जानकारी नहीं होने से बहुत सारा जो दलाल वाला संस्था है, दलाली करने के लिए बहुत सारी आ जाती हैं कि चलो आपका FCRA, आजकल बहुत सारे लोग आ गए हैं, फ़ोन कर करके पूछ करके ये रजिस्ट्रेशन करा देंगे, ये ऐसा करा देंगे, और जानकारी नहीं है तो बहुत सारे लोग इनके ऐसे लोगों के चंगुल में फंसते भी हैं और बहुत सारा पैसा खर्चा भी होता है, जबकि उन प्रक्रियाओं के लिए कोई चार्जेज नहीं है, लेकिन बावजूद इसके जानकारी नहीं होने से उस जगह पे इनका खर्च होता है। नई संस्था है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमको फंड लेना है तो अगर ये प्रोसेस को नहीं कर पाए तो हमको पैसा नहीं मिलेगा। तो उस चक्कर में वो हड़बड़ा करके कहीं व्यवस्था करके या जो भी करके ऐसे लोगों को फंसा देते हैं और उसमें कुछ सफल होते हैं, कुछ असफल भी होते हैं, बहुत लोग का काम भी नहीं होता है। प्रोजेक्ट दिलाने के नाम पे बहुत सारी संस्थाएं आजकल काम करती हैं, प्रोजेक्ट दिला देंगे, ये कर देंगे। ये सब जमीनी स्तर की संस्थाओं को ना बड़ा सामना करना पड़ता है। अब जमीनी स्तर पे रोज नए संस्थाएं तो बन रही, जो थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, आजकल बहुत सारे बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, उनको थोड़ी जानकारी हो रही है, तो वो लोग भी पंजीयन कराता है। लेकिन सारे लोगों के बीच में ये समस्याएं तो ही हैं कि वो कहाँ से
कैसे जानकारी, कुछ संस्थाएं इस पे काम कर रही है, जो लीगल की जानकारी भी देती, वानी भी है इस पे काम करता है, बहुत सारा जानकारी देता है, जो उनके साथ मेंबर बनते हैं या उनसे जो कांटेक्ट में रहते हैं उनको बहुत सारा जानकारी वहाँ से मिल पाता है कि लीगल तरीके से कैसे एफसीआरए कराना है या इनकम टैक्स कराना है। तो इसमें कुछ 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 संस्थाएं मिल करके काम भी कर रही हैं और लोगों को जानकारी देने का प्रयास करते हैं, लेकिन जितना बेहद स्तर पे नीचे में लोग हैं, जितना संस्थाएं हैं, उन तक पूरे लोगों तक इतनी जानकारी नहीं मिल पाती। और उसका शायद कहीं ना कहीं ये है कि एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे कोई बहुत सारी संस्थाएं या सभी संस्थाएं जुड़ नहीं पा रही हैं, उनको लगता नहीं है कि हमारा, हमको यहाँ पे एक होना चाहिए, हमको ट्रेड यूनियन में होना चाहिए, हमारा एक ट्रेड यूनियन होना चाहिए जहाँ पे हम अपनी बातों को रख पाए, अपने वो कर पाए। दूसरा, नई जो जमीनी स्तर की संस्थाएं हैं उनके सामने एक बड़ा चैलेंज रहता है कि दानदाता और संस्थाओं के बारे में भी उनको बहुत जानकारी नहीं रहता कि अगर फॉरेन फंड के बारे में बोलते हैं तो कौन कौन सी एजेंसियां हैं, कौन कहाँ काम कर रही हैं, उसका एड्रेस कहाँ से मिलेगा, किस कैसे लिखना होगा, उनका डिमांड क्या होगा, वो किस तरीके का प्रपोजल हैंडल करेंगे। तो ये सब भी चैलेंजेज उनके सामने होते हैं कि वो किस तरीके से कर पाएंगे। दूसरा, जो इन सारे चीजों को करने के लिए संस्था में जो दस्तावेज होने चाहिए, जिस तरीके का रिपोर्ट राइटिंग होना चाहिए, उसमें भी बड़ा कमी देखने के लिए मिलता है। मैं अभी तक जहाँ भी गया हूँ बहुत सारी जगहों पे तो बहुत कमी रहता है। बहुत सारी संस्थाएं जिनके पास संसाधन आ जाते हैं वो तो धीरे धीरे करके अपने दस्तावेजों को मजबूत कर लेते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है या छोटे स्तर पे है उनके साथ ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और कुछ छोटा छोटा काम किए हैं तो उसके उसके दस्तावेज को किस तरीके से बना के रखें ताकि गवर्नमेंट का दानदाता हो या फॉरेन का दानदाता हो वो उसके प्रति आकर्षित हो और उसको दे सके, तो ये नहीं हो पाता। शासन का जो परियोजना का अगर हम बात करें, जैसे दानदाताओं में अगर हम बात करते हैं तो एक शासन का है कि शासकीय विभाग से बहुत सारी परियोजनाएं एनजीओ को मिलती हैं जो 3 साल पुरानी हो गई रहती है। उन्हीं संस्थाओं को ज्यादातर वो लोग परियोजना देते हैं। फिर उसी तरीके से जो विदेशी दाता हैं उनकी उनकी बात भी वैसी है। तो शासकीय में तो हमारा हमारा खुद का एक्सपीरियंस है कि शासन से परियोजना लेना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उनके जो ब्यूरोक्रेसी के लोग बैठे होते हैं, उनका जो तरीका होता है काम करने का, शायद वहाँ पे अगर स्वैच्छिक तरीके से काम करने वाला व्यक्ति है जो बहुत ईमानदारी से या वो स्वैच्छिक तरीके से जा करके सोचे कि मुझे प्रोजेक्ट मिल जाए, तो बहुत ही असंभव दिखता है वहाँ कि वहाँ से काम निकाल पाना। विदेशी दानदाताओं का जानकारी या उनके संपर्क संबंध एक बनाना या उनके साथ रिश्ते डेवलप करना, वो भी उतना आसान नहीं होता कि हम सीधे बोल सके कि हमको फंड विदेश से भी मिल जाएगा या हम सारा लीगल डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लिए। तो मेरे जानकारी में भी आज के डेट में बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जिनका सारा लीगल डॉक्यूमेंट कंप्लीट होगा, ग्रास रूट की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनका सारा लीगल डॉक्यूमेंट कंप्लीट होगा, वो अनुदान नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके उन विदेशी दानदाताओं के साथ भी उतने अच्छे संबंध नहीं, या उनके बारे में शायद एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध, या उनके बारे में समन्वय नहीं है, उनके बारे में जानकारी नहीं है, जो भी अभाव हो सकता है, तो इन कारणों से वो नहीं पाए। एक फंडिंग का रास्ता बचता है, वो है सीएसआर का। सीएसआर का फंड जमीनी स्तर पे तो आज से 3-4 साल पहले तो देखा जाता था कि सीएसआर के बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं था कि सीएसआर का फंड। अभी 3-4 साल से सीएसआर का मामला बहुत तेजी से आया, लेकिन फिर इसी बीच में सीएसआर के अंदर बहुत सारा कानूनी संशोधन कर दिए तो फिर सीएसआर से दूर हो गए। पहले भी जब बात चलती थी तो जमीनी स्तर की संस्थाओं के साथ एक बड़ा चैलेंज हमेशा होता है कि उनका जो बजट होता है, उनका जो अकाउंट का टर्नओवर होता है और इनके जो टर्नओवर के डिमांड होते हैं वो इतना बड़ा होता है कि ग्रास रूट की एनजीओ के लिए तो सपना ही होता है कि सीएसआर के साथ कोई काम कर ले, कोई ला करके दे दे और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लाए और छोटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल करके काम कर ले, तो वो एक अलग बात है। लेकिन डायरेक्टली सीधे सीएसआर के साथ कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ करके काम कर ले, ये तो एक सत्य जैसा है। जमीनी स्तर पे कई प्रकार की संस्थाएं हैं और उसमें एक है जो शहरों के भीतर काम करते हैं, जो छोटे छोटे ही ग्रुप होते हैं या फिर पैसे वाले ग्रुप भी होते हैं, जो कुछ लोग संवेदनशील लोग भी, ऐसे लोगों को संवेदनशील लोग बोल सकते हैं कि समसामयिक मुद्दे, जैसे इन्वायरमेंट डे आया तो वृक्षारोपण लगाना है, फिर सफाई स्वच्छता अभियान चलाना है, या फिर सीनियर सिटीजन को कुछ मुद्दे आए तो उस पर काम करना है। तो इस तरीके के जो समसामयिक मुद्दे होते हैं, या ब्लड डोनेशन कैंप का बात है, वृद्धाश्रम का बात है, एम्बुलेंस का बात है, स्वास्थ्य कैंप का बात है, इस तरीके के मुद्दों पे ना शहर के अंदर बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जो समय समय पे काम करती हैं और बहुत सारा
इसमें बहुत से लोग जुड़े रहते हैं और ये लोग कहीं से फंड और इसके पीछे नहीं भागते, इनके खुद के टीम रहती है जो खुद का पैसा अर्न किए रहते हैं, वो लोग कलेक्ट करते हैं और इसमें खर्च करते हैं। इनके अपने अपने स्रोत रहते हैं, पैसा कहाँ से इकट्ठा करेंगे या उसके लिए अपना ये लोग निर्धारित मैनेजमेंट चलाता है। तो उस तरीके की भी संस्थाएं हैं जो काम करती हैं और इनको भी शैक्षिक संस्था ही बोला जाता है, उनको अलग करके हम भी चल सकते हैं। तो वो ये उस तरीके की एक समाज संस्था है। अगर हम अलग अलग विश्लेषण करके देखें तो दूसरा एक परियोजना आधारित संस्थाएं हैं जो परियोजना लेती हैं फिर काम करती हैं और परियोजनाओं से वो परियोजनाएं जिस एरिया के लिए होती हैं उस एरिया में जाकर के काम करते हैं। एक संस्था एक संस्था एनजीओ उनको भी बोला जाता है जो स्कूल कॉलेज या इस तरीके का एक्टिविटी करते हैं। तो वो भी एनजीओ में है, चाहे वो क्रिकेट का जो एसोसिएशन है, हॉकी का या खेल कूद का जो भी है, ये सारा चीज भी इसमें आता है। और लेकिन ये जो है आय का स्रोत बन गया आज के डेट में। ये आय का बड़ा स्रोत है कि बड़े बड़े स्कूल खुले हैं, बड़े महंगे स्कूल खुले हैं, बड़ी महंगी हॉस्पिटल है, लेकिन हमारा कानून का ऐसा प्रावधान है कि वो सारे के सारे वो उसी एनजीओ के अंदर में ही रजिस्ट्रेशन होता है और उसको हमारे यहाँ तो उद्योग विभाग उसको उद्योग विभाग के अंदर वो पंजीयन विभाग आता है तो वहाँ से होता है। तो लेकिन कानूनी रूप से वो एनजीओ देखा जाता है, बट वो एनजीओ है नहीं, वो एनजीओ जैसा वो सीधे लाभकारी काम करते हैं और उनको बड़ा लाभ होता है। चुनौतियों के हिसाब से अगर हम देखेंगे ग्रास रूट एनजीओ के बीच में जो छोटी छोटी एनजीओ हैं उनके सामने अनेक बहुत सारा चुनौती है, जिसमें जैसे अभी हम चर्चा ही कर रहे हैं उस बारे में कि उनके पास जानकारी का अभाव है, कानूनी जानकारी का अभाव है, धन प्राप्त करने के लिए कहाँ से अनुदान प्राप्त करेंगे, किस तरीके से करेंगे, उसका क्या तरीका होगा, इसके बारे में भी उनको बहुत सारा उसकी जानकारी भी नहीं है। दस्तावेज किस तरीके से अपने आप को व्यवस्थित करेंगे या किस चीज की दस्तावेज की जानकारी, कौन सा दस्तावेज रखना चाहिए, कौन सा दस्तावेज को किस तरीके से बनाना चाहिए, तो उसमें भी उनको उसका भी अभाव है। भाषा ग्रास रूट पे भाषा भी बड़ी चुनौती है, खास करके छत्तीसगढ़ जैसे जगह पे। तो जो विदेशी फंड देने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर अंग्रेजी में करस्पॉन्डेंट उनको पत्राचार चाहिए या फिर प्रपोजल चाहिए, वो ग्रास रूट में यहाँ पे संभव नहीं होता है, तो वो एक बड़ी चुनौती होती है। अभी नया FCRA कानून जो संशोधन हो गया, बहुत सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो थी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशनों को फंड दे करके मदद करती थी, जिससे छोटे ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने का अवसर मिलता था, वो अभी नया FCRA कानून संशोधन हो जाने से दूसरे संस्थाओं को पैसा नहीं दे सकते। वो एक बड़ी चुनौती है और इसको इस रूप में भी दे सकते हैं कि आने अभी इनकम टैक्स को लेकर के रिन्यूअल का प्रोसेस ला दिया, अब एक रिन्यूअल होगा, इसके बाद FCRA का रिन्यूअल का प्रोसेस है। तो जो ये बार बार आए दिन कानून में संशोधन हो रहा है, ये भी एक बड़ा चुनौती है स्वयंसेवी संस्थाओं के सामने और खास करके ग्रास रूट एनजीओ के सामने, क्योंकि उनके सामने समय पे जानकारी नहीं मिल पाता, समय भर नहीं पाते, किसी तरीके से रजिस्ट्रेशन एक बार कराए रहते हैं, अब वो फिर रिन्यूअल के झंझट में फंसते हैं, फिर पूरा डॉक्यूमेंट लगाओ, फिर कागज लगाओ, फिर भागदौड़ करो। तो और संसाधनों की कमी के कारण उतना भागदौड़ नहीं कर पाते, तो इनका सारा काम उतने धीमी गति से चलता है जिसके कारण वो अपना जो सफल जिस ओर जाना चाहिए उस ओर नहीं पहुंच पाते हैं। अपना छोटा बहुत सारा प्रयास करते हैं। जो ग्रास रूट एनजीओ है वो बहुत सारा प्रयास करती है छोटे छोटे चीजों को लेकर के, एडवोकेसी को लेकर के, मुद्दों को उठाने को लेकर के, लेकिन उसको कहीं व्यवस्थित तरीके से सजा नहीं पाते, उसको सुंदर नहीं बना पाते। तो वो आजकल ये देखने का ऊपर देखते हैं कि भाई बहुत सुंदर चीज कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए कि लोगों को आकर्षक लगे, तो वो तरीका नहीं मालूम है कि कौन से तरीके से हम वो प्रेजेंट करें कि लोगों को पसंद आ जाए और फिर हमको सपोर्ट कर दे और हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये चीज का भी शासन के साथ समन्वय का एक बड़ा दिक्कत है। वो जो सरकारें बदलती है, उसकी गवर्नमेंट आई, कौन गवर्नमेंट एनजीओ सपोर्टेड होगा, कौन सा प्रशासनिक अधिकारी सपोर्टेड होगा, जब तक एक रिलेशन डेवलप होता है सरकार के किसी अधिकारी के साथ, तब तक पता चला उसका ट्रांसफर हो जाता है और फिर नया अधिकारी आया और फिर उसके साथ समन्वय बनाना, ये एक समन्वय वाला जो काम है ना, ये वो ग्रास रूट एनजीओ के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि वो अधिकारी फिर निकल गया तो उसको पहचानता है कि नहीं पहचानता है, तो दोबारा मिलेगा तो पता नहीं पहचानेगा। तो इस तरीके का वो एक समन्वय का अभाव है।
दानदाता के संबंध में जानकारी नहीं होने से संसाधन भी जुटा नहीं पाते और उनके साथ संवाद ही नहीं बना पाते, तो संसाधन कहाँ से जुटा पाए। तो बहुत जानकारी नहीं है, फोन नहीं कर सकते, या बात ईमेल का बहुत टेक्नोलॉजी का भी उतना ज़्यादा दिक्कत है कि वो मेल करके या कौन सा तरीका इस्तेमाल करके उनके साथ समन्वय बनाए या संवाद स्थापित करे ताकि उनको कुछ सपोर्ट मिल सके। संस्थागत और एक चीज मेरे दिमाग में हमेशा चलता है कि छोटी छोटी संस्थाएं या बड़ी भी संस्थाओं में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि संस्थाएं आत्मनिर्भरता की दिशा में व्यापक कोई ऐसा वर्क नहीं करती, जिससे कि आने वाले समय में अगर हमारा परियोजना बंद हो जाता है या कुछ चीज बंद हो जाता है तो हमारे पास ऐसी व्यवस्था हो या हमारा खुद संस्था के पास ऐसा कुछ ढांचा हो जिससे हम अपने कार्यकर्ताओं को लंबे समय तक अपने पास स्थायी तो रख दे सके, उनको रख सके और उनका उनका सब खर्च मेंटेन कर सके। तो ऐसा कोई प्लान नहीं होता, जिससे ये कमी भी बड़ी होती है, जिससे संस्थाएं बाद में टूट जाती हैं। और मैंने बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं को देखा है कि 15 साल 10 साल बहुत अच्छे से काम किए और इसके बाद बंद हो गए। ये इसकी इसकी बड़ी समस्या है। तो बिना अनुदान के कैसे संस्था संचालित हो सकती है, इसके लिए कोई व्यापक रणनीति की जरूरत है या फिर ऐसा कोई चलाना चाहिए, अभियान चलाना चाहिए ताकि संस्थाएं उस दिशा में काम करें और आने वाले समय में 2 साल 4 साल बाद उनकी संस्था खुद आत्मनिर्भर बन सके, उनके स्टाफ आत्मनिर्भर बन सके और उस पर काम कर सके। संस्थाओं के जो पदाधिकारी हैं, संस्थाओं के जो बोर्ड में हैं या फिर संस्था के जो कार्यकर्ता हैं, जो स्वैच्छिक सामाजिक कार्यकर्ता बोल सकते हैं, उन सबके जो बाकी सोशल या सामाजिक कठिनाइयां हैं, उनके जो दिक्कत है, उदाहरण के लिए जैसे किसी भी एनजीओ में काम करने वाले व्यक्ति को कोई बैंक लोन नहीं देता। अगर उसको भविष्य में घर बनाना है या कुछ भी चीज करना है तो वो एनजीओ के नाम से कोई बैंक जल्दी लोन देने के लिए तैयार नहीं होता। सरकार के पास कोई ऐसी योजना नहीं है कि एनजीओ के कार्यकर्ताओं के पास इतना कोई बहुत पैसा नहीं होता कि वो बहुत सारा पैसा इकट्ठा करे और कहीं पे कोई जमीन लेकर के घर बना पाए। इसी तरीके से वो मैनेज करता है, लेकिन उसके लिए सरकार के पास कोई ऐसी सरकार की तरफ से भी ऐसी मदद नहीं मिलती कि शैक्षिक संस्थाओं का कार्यकर्ताओं को या उनके संस्था के प्रमुखों को कोई कम दर में जमीन आवंटन का व्यवस्था करे, जैसे अन्य दूसरे ट्रेड यूनियन के लोगों के लिए सरकार होती है। अभी जैसे एक वर्तमान का ही बात करें तो इतना सारा एनजीओ जो है वो कोविड के दौर में बाहर निकल करके काम किया सारे लोगों को। तो जो स्वास्थ्य के फील्ड में काम करने वाले एनजीओ थे उनको तो इन्होंने फ्रंट लाइन वर्कर के नाम से सपोर्ट किया और उनको वैक्सीन लगवाने में मदद की। लेकिन जो स्वास्थ्य के ऊपर नहीं काम कर रहे, दूसरे मुद्दे पे काम कर रहे, वो भी क्षेत्र में जमीन पे जाके काम कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई ऐसा फ्रंट लाइन वर्कर का टैग नहीं लगाया ताकि वैक्सीन लगे। वो असुरक्षित बिना वैक्सीन के ही लोग जा करके लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। तो इस तरीके का भावना भी जो है वो एक सुरक्षा का जो है वो संस्थाओं के साथ बड़ा चैलेंजिंग रहता है। मैं अपने खुद से बहुत सारे साथियों को देखा हूँ कि जो स्वयंसेवी संस्था में काम करते थे और किसी कारणवश नहीं रहे, तो उनके परिवार के सामने एक बड़ी चुनौती देखने के लिए मिलती है जो जिसकी भरपाई कोई नहीं कर पाता और कोई उस समय उनके सामने सहयोग के लिए भी आगे नहीं आता ताकि उसके परिवार को या उनके बच्चों को कोई मदद मिल सके। और वो खुद भी इतना अर्निंग नहीं किया रहता है कि उसके पास बहुत सारा सेविंग का पैसा हो और उसके परिवार के लिए बहुत सारा। तो इस तरीके की बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं ग्रास रूट एनजीओ के लिए, जिनपे काम करने का, सोचने का, विचार करने का बहुत सारा जरूरत है। अवसर के रूप में अगर हम देखते हैं तो ग्रास रूट एनजीओ के पास तो एक बड़ा बड़ा दायरा है काम करने के लिए। जो बहुत क्षेत्र है, बहुत गांव है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा मुद्दा है, बहुत पहुंचहीन गाँव में, पहुंचहीन जगहों में, जल जंगल जमीन से लेकर के बहुत सारे इशू हैं उनके, और उन मुद्दों पे काम करना वो एक व्यापक अवसर है। गांव का छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर देखेंगे तो गांव के जितने ग्रामीण हैं, महिला पुरुष बच्चे, उनका सबका सकारात्मक सहयोग होता है एनजीओ के साथ। अगर बैठ के बात करते हैं, उनके साथ काम करते हैं, एक सहयोगात्मक रवैया होता है जो एक पॉजिटिव रूप में देख सकते हैं। स्थानीय संसाधनों से बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। स्थानीय संसाधन से मेरा मतलब है कि जो जंगली क्षेत्र हैं वहाँ स्थानीय जो प्राकृतिक रिसोर्सेज बहुत हैं, उन रिसोर्सेज से प्लान करके कुछ आत्मनिर्भरता का प्लान किया जा सकता है, उससे बहुत सारा काम किया जा सकता है। शासन के योजनाओं को, जो परियोजनाएं हैं जो स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से करने का, उसके लिए अगर
ग्रुप में, बड़े ग्रुप में दबाव बनाया जाए, तो वो एक अवसर है कि सभी राज्य में ये रहता है और इसको दबाव बना करके ही लिया जा सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल समन्वय बनाना बहुत मुश्किल काम है। तो बहुत सी संस्थाएं हैं जहां संसाधनों के लिए कार्य की जरूरत है, उसको उनको उनको ट्रेनिंग की जरूरत है उस तरीके का। और बहुत से विभाग बस, उसकी बात हम अभी कर चुके हैं कि विभागों से भी कर सकते हैं। कोरोना का बात हमने शुरू में ही किया कि पिछले वर्ष जो है इसमें बहुत शुरुआत में तो लॉकडाउन अचानक से लगा था, तो लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे। फिर भी जब जब लोग लेबर माइग्रेंट करने लगे और फिर इस तरीके का बात होने लगी, तो सभी संस्थाएं उसमें कुछ मदद करने के लिए, कुछ इंफॉर्मेशनल मदद, कुछ फोन, इंटरनेट, जिसको जिस तरीके से मिलता था उस तरीके से मदद करने के लिए आगे आने का कोशिश कर रहे थे। वो बहुत सारे जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन या दूसरे तरीके की मदद के लिए जाना चाहते थे, तो लॉकडाउन में तो बहुत सारी संस्थाओं को परमिशन नहीं मिला। सरकार कुछ संस्थाओं को जो दी और कुछ को नहीं दी, दोनों तरीके का बात हुआ। तो वो सारी संस्थाएं ऐसी थी जिनको परमिशन नहीं मिला, किसी दूसरे माध्यम से या अपने अन्य स्रोतों से किसी भी तरीके से लोगों को धीरे धीरे मदद कर रहे थे। लेकिन वो भी मदद इतना था कि बहुत बड़े स्तर पे, फिर जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो लोग फील्ड में सीधा उतरे और फिर फ्री और पोस्ट हर तरीके से मदद किया था। लेकिन जब इस बार दूसरी लहर जब आई, तो दूसरी लहर में शासन का एक तो जो केंद्र सरकार के बहुत सारे FCRA संशोधन, इनकम टैक्स का और बैंकिंग का, बैंक अकाउंट वाला ये सब मामला हुआ, तो जो फॉरेन फंड के जो सपोर्टर संस्थाएं थी, छोटा छोटा सपोर्ट, बहुत बड़ा नहीं था लेकिन छोटा छोटा सपोर्ट देते थे, वो एक बड़ा सपोर्ट बन जाता है। तो वो उस तरीके का सहयोग मिलना लगभग बंद हो गया, नहीं के बराबर था। तो इस बार बहुत सारी संस्थाएं उस तरीके से एक्टिविटी में नहीं दिखाई दी। और स्थानीय स्तर पे भी जैसे सरकार के साथ भी ऐसा कोई बहुत समन्वय बना करके कोई ऐसा प्रयास नहीं हुआ कि स्वयंसेवी संस्थाएं नीचे जाके काम करें। और लॉकडाउन लगा था तो उसी तरीके से था। अब लॉकडाउन छत्तीसगढ़ में खुल रहा है, तो शायद देखते हैं आगे क्या किया जा सकता है, किस तरीके से संस्थाएं आगे आएंगी और किस तरीके से काम करेंगे। ये सारी चीजें हैं और इस पे चिंतन करने का जरूरत है। तो ये कुछ बहुत मोटी मोटी बातें थी। मुझे लगता था कि मैं सामाजिक क्षेत्र में काम करता हूँ, स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ काम करता हूँ, स्वैच्छिक संस्था में काम करता हूँ, तो मुझे इसके ऊपर अपने अनुभवों को बोलना चाहिए छोटे छोटे शब्दों में। ये मेरा पहला प्रयास है कि मैं स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए कुछ लाइव बात कर रहा हूँ, और अगर लोग पसंद करेंगे या लोगों को अच्छा लगेगा तो मैं इस पे और भी बातें करूँगा, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारा चीज़ है जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ। मैं आज एक छोटा सा अपना प्रस्तुतिकरण रखा हूँ स्वैच्छिक संस्थाओं को, और खास करके जमीनी स्तर की, क्योंकि मेरा ज़्यादा अनुभव जमीनी स्तर पे काम करने वाले संस्थाओं के साथ रहा है और उनके साथ ही उस बीच में मैं रह करके खुद काम किया हूँ। तो मेरे खुद के भी अनुभव हैं उसके बीच में, और इसलिए मैं उस जमीनी संस्थाओं की बातों को ज़्यादा कर रहा हूँ। और उन्हीं लोगों के पास बहुत सारी समस्याएं हैं, जमीनी स्तर की संस्थाओं के पास ही ज़्यादा समस्याएं हैं, तो मैं उन्हीं संस्थाओं के बीच की बातों को, अपने बातों को यहाँ पर मंच पे रखा। आप सब जुड़े और सुना, और आगे भी इस वीडियो को सुनेंगे इसी अपेक्षा के साथ, और अपने सुझाव भी देंगे इसी अपेक्षा के साथ। आप सभी को नमस्कार।